अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे मेहमान हैं पंजाब के अमीर जमात इस्लामी मोहम्मद जवेद कसूरी साहब। आप लाहौर के हल्का NA 124 से उम्मीदवार हैं। आइए इलेक्शन के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जवेद कसूरी साहब, आप बताइएगा कि आपने जमात इस्लामी में कब शमूलियत इख्तियार की और आपने अमली सियासत का आगाज़ कब किया? मेरा आबाई ताल्लुक ज़िला कसूर से है और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही जमात इस्लामी से मुतारफ़ हो गया जी था। जी। और जमात इस्लामी की स्टूडेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत तलबा अरबिया, ये दीनी मदारस के अंदर काम जी जी। करती है। तो मैं उसके साथ वाबस्ता हुआ, फिर 3 साल उसकी मरकज़ी ज़िम्मेदारी मेरी रही, 97 से लेकर 99 तक। जी जी। मुंतज़िम आला के तौर पे मैंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मुसलसल जमात इस्लामी के साथ एक वाबस्तगी है। और जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से ही मैंने 2002 में पहला इलेक्शन लड़ा था कसूर से। जी जी। मेरा भाई ताल्लुक वहाँ से है, हम लाहौर मुंतकिल हो गए और अब इस दफ़ा जमात इस्लामी ने तय किया है कि 124 जो NA का हल्का है, यहाँ से कौमी असम्बली का मैं उम्मीदवार हूँ। हर जमात अपना मंशूर लेके अवाम के पास जा रही है। आप हमें अपने मंशूर के मुतालिक कुछ बताइएगा। जी, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी वो पहली सियासी नज़रियाती तहरीक है जिसने मौजूदा इंतखाबात से पहले बहुत तैयारी के साथ अपने मंशूर की तैयारी शुरू की और सबसे पहले अपना मंशूर अपनी कौम के सामने पेश किया। जी ठीक। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन में अब यानी जब 25-26 दिन बकाया हैं, अब तक भी सियासी पार्टियों ने अपने मंशूर का ऐलान नहीं किया। मंशूर के हवाले से कुछ मंशूर के हवाले से बताइए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी के मंशूर में हमने तमाम शोबों को डिस्कस किया है। पाकिस्तान के जितने इस वक्त बेसिक मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का बैड गवर्नेंस का है। पाकिस्तान की गवर्नेंस टोटली कोलैप्स कर गई है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है और पाकिस्तान इस वक्त कर्जों के अंदर डूबा हुआ एक मुल्क है। जमात इस्लामी ने ये तय किया है कि हम पाकिस्तान के इस पूरे जो निज़ाम है, जो जिसके ऊपर शराफिया का, जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों का कब्जा है, जी जी। हम इसके मुकाबले में एक अवामी इस्लामी फलाही एजेंडे के साथ आ रहे हैं। हमारे मंशूर का पहला नुक्ता ये है कि इंशाअल्लाह हम इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे। ठीक। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये दावा और नारा तो सारी पार्टियां लगाती हैं, लेकिन जमात इस्लामी इस दावे के ऊपर दावा कर भी सकती है और अमल भी सिर्फ जमात इस्लामी कर सकता है। जमात इस्लामी ने तय किया है कि हम ये जो सूदी निज़ाम का शिकंजा है और इस वक्त 22% शरह सूद है पाकिस्तान में, ये शरह सूद के नतीजे में 7,500 अरब रुपए सालाना आप यहाँ बड़े बड़े साहूकारों को, बड़े बड़े बैंकों को दे देते हैं, गरीबों की जेबों से निकाल के। जमात इस्लामी सूदी निज़ाम का खात्मा करे। सिराजुल इसके हक लिए साहब, तैयारी है ये आपके तैयारी है, हमने पूरी वर्किंग की है। जी जी। और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जब KPK के वजीर खजाना थे तो उन्होंने वहां पे गैर सूदी बैंककारी का बाकायदा आगाज किया और पूरी तरह से उन्होंने गैर सूदी मईशत को वहां पे परवान चढ़ाया। जमात इस्लामी के मंशूर का हिस्सा है कि प्रोटोकॉल कल्चर, जिसने पाकिस्तान की कौम को एहसास महरूमी दिया है और एक खास तबका वो हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत हो गया है। खजाने के जरिए कौम के वसाइल के ऊपर 390 अरब रुपए सालाना आपके प्रोटोकॉल कल्चर बर्बाद कर देता है। लेकिन इसको आप किस तरह खत्म करेंगे जी जबकि ये बहुत अरसे से जी, ऐसे ही चल मैं रहा है? बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। जमात इस्लामी सादा तर्ज हुकूमत की तरफ जाएगी। सबसे पहले जमात इस्लामी ये तय करेगी कि हमारा कोई फर्द प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं बनेगा और ये भी हमने करके दिखाया है। सिराजुल हक साहब KPK के वजीर खजाना थे, वो पंजाब दौरे पे आए, तो वो पंजाब दौरे पे आए तो वहां से बस के टिकट के जरिए से यहां पहुंच गए।
वो उन्होंने जितना अरसा वो वजीर खजाना रहे, उन्होंने अपना जो डोर था उसको ओपन रखा, और जिन दिनों बिजली की लोड शेडिंग थी उन्होंने कहा जब तक मेरी कौम को बिजली नहीं मिलती मेरे कमरे का एसी नहीं चलेगा। नहीं चलाया उन्होंने। वो बैरून मुल्क दौरे पे गए, उन्होंने वहां पे महंगे महंगे होटलों में क्याम की बजाय। क्या सिर्फ दो पॉइंट हैं कि सूदी निजाम का खात्मा और करप्शन का? मैं आगे आ रहा हूं। इस मुल्क के अंदर जो अशराफिया है, मराहत याफ्ता तबका, उनकी मराहत, वो जजेस की मराहत हो, वो जर्नलों की मराहत हो, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी की मराहत हो, जमात इस्लामी इन मराहत का खात्मा करेगी जी। इन मराहत का खात्मा करेंगे। हमारा हिस्सा है हमारे मंशूर का कि 51% खवातीन है हमारी सोसाइटी का। हम अपनी इन 51% खवातीन को तालीम और तालीम के साथ खातून का तहफ़्फ़ुज़ और उसके साथ उनको रोजगार के मौके, घरों के अंदर छोटी सनतें बिला सूद कर्जे, ये जमात इस्लामी के मंशूर का हिस्सा है। 65% आबादी हमारी यूथ के ऊपर है, नौजवान हैं, और ये नौजवान इस वक्त मायूस हैं। मैं आपको बताऊं ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कुव्वत भी है, लेकिन अगर इसको संभाला नहीं गया तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी बन सकता है। तो क्या इसके हवाले से जमात इस्लामी ने तय किया है कि हम नंबर 1 तालीमी एमरजेंसी नाफज करेंगे। तालीम के साथ हुनर, अपनी नई नस्ल को हुनर के साथ लेके जाएंगे। नंबर 3 टेक्नोलॉजी, यानी कराची में देखें बनो काबल के नाम से लाखों नौजवानों को जमात इस्लामी ने ट्रेन करके उनको रोजगार दी है। यहां लाहौर में कई इलाकों में जमात इस्लामी ने उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाया है। जमात इस्लामी उन नौजवानों के लिए रोजगार, बिलासूद कर्जे, और साथ ही नौजवान, इस वक्त आपके 90 लाख लोग मनशियात के आदी हैं। वो मनशियात यानी वो चौकों और चौराहों से होती हुई आपकी तालीमी इदारों तक पहुंच गई है। लेकिन इन हुक्मरानों का हाल ये है कि इन्होंने गुज़श्ता PDM की हुकूमत ने कानून बनाया कि मनशियात फरोश के लिए जो सजाए मौत है वो खत्म की जाए। 2-2.5 किलो तक कोई खास जुर्म नहीं है, इससे ऊपर अगर हो तो फिर, यानी ये हालत है इनकी तरजीहात की। जैसे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो कह रहे हैं जी 300 यूनिट फ्री देंगे। जी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे एक ही नजर ऐसे आ रहा है कि जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टी का एक जैसा ही मंशूर। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जमात इस्लामी ने सबसे पहले अपना मंशूर अनाउंस किया, सबसे पहले उसको अवाम के सामने पेश किया। बाकी सारी पार्टियों ने जमात इस्लामी के मंशूर से चीजें जो है वो लेके तो उन्हीं को कॉपी करके उन नारों को दोहरा रही है। मतलब आपका कहना है कि ये 300 यूनिट और जी हमारे मंशूर का हिस्सा है, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। जमात इस्लामी के मंशूर का हिस्सा है 300 यूनिट बिजली फ्री, ये हम देंगे। हमने अपने मंशूर में ये तय किया है कि हम तमाम शुबाजात, वो आपकी अदलिया है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपके जितने शोबे सेहत तालीम के शोबे हैं, हम इनकलाबी इस्लाहात लेके आएंगे, और उन इस्लाहात के जरिए से हम ये इक़्तिदार और इख्तियार, ये इन हुकूमतों ने तो ये भी एक बर्बादी की है ना कि गली महल्ले के काम तो बल्दियाती हुकूमतों का काम होता है। दुनिया भर में जितने ममालिक ने तरक्की की है ये काम उनके बल्दियाती इदारों ने की है। यहाँ बदकिस्मती ये है कि भले मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए। जब भी करवाए हैं इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर पे, दबाव पे बल्दियाती इंतखाबात करवाए, और अगला जुल्म यह किया कि उन बल्दियाती इंतखाबात को अख्तियारात नहीं दिए। अच्छा, मेरी बात थोड़ी सी फिर पीछे रह गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बजा तौर पे आप कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री हमारा जो था वो मंशूर था, और बुढ़ापा अलाउंस देंगे। जी, बुढ़ापा अलाउंस है, बेरोजगारी अलाउंस है, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जो है। लेकिन जवेद कसूरी साहब, 71,000 अरब रुपए का जो मुल्क मकरूज हो, 7,500 अरब वो उसका सूद अदा करता हो, और वो इस काबिल भी ना हो कि सूद अदा कर सके, फिर ये सारे प्रोग्राम आप कैसे लेके चलेंगे? देखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि आपने अपने कदमों पे खड़े होना है। ये जमात इस्लामी के पास है, ये विल पावर भी है, ये करैक्टर भी है। दूसरी चीज, इस पूरे शिकंजे से निकलने के लिए
आप अपनी शाह खर्चियों, अपनी अयाशियों और माले मुफ्त दिले बेरहम समझ करके खजाने को लूट मार के कल्चर को रोकेंगे। नंबर 3, आप अपने ओवरसीज पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कुव्वत आप है। ये नहीं समझते कि ब्यूरोक्रेसी आपके रास्ते की रुकावट बनेगी? मेरा ख्याल ये है कि अगर लीडरशिप आपकी अमानतदार होगी, दयानतदार होगी, तो फिर इंशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करेंगे। ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना आसान है, ये एक चैलेंज है, लेकिन मैं अगली बात कह रहा हूं कि इसके बगैर कौम के पास रास्ता भी कोई नहीं है। इसके बगैर कौम के पास रास्ता भी कोई नहीं है। जमात इस्लामी अपनी कौम ऊपर की सतह पे अयाशियों को बंद करना चाहती है और अपनी कौम को सहूलतें देना चाहती है, अपने नौजवानों को, किसानों को, ताजरों को। देखिए ना, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को बाहर की दुनिया की अशिया की मंडी बना दिया गया है। आप अपनी कोई चीज बनाने की सलाहियत नहीं है, ना बिजली है, ना यहाँ पे कुछ सहूलियात हैं, यहाँ कोई बंदा काम करना चाहता है। नेक्स्ट मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा मुल्क कर्जों पे चलता है, हम IMF के बगैर, वर्ल्ड बैंक के बगैर, एशिया बैंक के बगैर एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकते, तो फिर आप कैसे जाएं? क्या आप भी उनके पास जाएंगे कर्जों के लिए? मेरा ख्याल यह है कि जमात इस्लामी इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि हम IMF की गुलामी से निकलेंगे, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी ने इसके ऊपर पूरी वर्किंग की है और हम IMF की गुलामी, देखिए उनसे कर्ज लेने के नतीजे में आप तो अपनी खारजा महाज के ऊपर अपनी आजादाना पॉलिसियां नहीं बना सकते, आप तो अपने हमसायों के साथ ठीक ताल्लुकात नहीं रख सकते, आप आलमी सतह पे उम्मत के किसी मसले पे आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन यही बात इमरान खान ने की थी कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको 6 माह के बाद जाना पड़ा। नहीं, मेरा ख्याल यह है कि इमरान खान साहब का तो जरा मामला दूसरा है। उन्होंने दावे बहुत सारे किए, अच्छी बातें भी की और कौम के साथ उन्होंने इन दोनों पार्टियों के मुकाबले में एक डिफरेंट सारी चीज़ें शेयर की, लेकिन बदकिस्मती से उनको मिल गए फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान और इसी तरह का जो तलछट था वो इकट्ठा हो गया। तो सिराजुल हक साहब ने उस वक्त भी कहा था, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, सिराजुल हक साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन मिस्त्री उन्होंने सारे पुराने इकट्ठे कर लिए हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि वो तो इमरान खान साहब के साथ तो मुवाजना ना करें। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कहती है वो करती है। मैं थोड़ा सवाल चेंज करता हूं। जी। सवाल मेरा ये है कि दूसरी पार्टीज जो हैं, जैसे PTI है, बहरहाल अभी तो वो आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उनका एक वोट बैंक है। तो जमात इस्लामी के जलसे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन उनका वोट बैंक अपना नहीं होता। तो इस इलेक्शन में आपने क्या पॉलिसी इख्तियार की है कि वोटर को अपनी तरफ राग़िब करें? अच्छा, पहली बात तो यह है कि जहां तक उनके वोट बैंक का ताल्लुक है ना, इस जालमाना निज़ाम के बेनिफिशरी हैं मुस्लिम लीग नून। इस जुल्म पर मबनी निज़ाम की बेनिफिशरी है पीपल्स पार्टी। ये निज़ाम उनको सूट करता है। गली मोहल्ले का आम आदमी बिजली के बिल के हाथों मजबूर, गैस के मीटर के जरिए मजबूर, वो आपके थाना कल्चर के जरिए से मजबूर, वो 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर, और इस मजबूरी को इकट्ठा करके वो आकर के इन मजबूरियों को इकट्ठा करके तो वो उसके बेनिफिशरी बनते हैं। मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो गुज़श्ता सर्वेज आ रहे थे, यानी उन सर्वेज में तो ये पार्टियां बहुत पीछे थी। अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है, पंजाब के अंदर सिराजुल हक साहब तीसरे मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं, ये गैल्प का सर्वे है। अच्छा, मैं जो बात कहना चाहता हूं कि उन पार्टियों का वोट बैंक, जिसका वोट बैंक कह रहे हैं, वो वोट बैंक उस जालमाना निजाम की वजह से है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि असेंबली के अंदर आपकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर होती है। इस वक्त, इस दफा आपने क्या ऐसा तरीकेकार इख्तियार किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा असेंबली में जो है अपनी नुमाइंदगी ज़ाहिर कर सकें? देखिए, हम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंजाब, KP, कराची, बलोचिस्तान। तो आपको उम्मीद है कि पहले से जी, इंशाल्लाह जमात इस्लामी हम ये समझते हैं कि हमने एक लंबा अरसा इत्तेहादों में भी गुजारा है और उसकी वजह से जमात इस्लामी का अपना करैक्टर कंप्रोमाइज हुआ है। हमें कुछ जुज़वी फवायद भी होते रहे हैं, लेकिन इस चीज की तहकीक हुई कि वोटर आपको वोट क्यों नहीं? मेरा ख्याल है उसकी वजह यही है, जब उन्होंने ये देखा कि भी हम मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं
तो उन्होंने कहा कि फिर हम बराह रास्त ही नून लीग को वोट दे देते हैं, आपके जरिए से क्यों थे। ठीक हो गया जी। तो अब मेरा ख्याल है कि ये पार्टियां भी जो कुछ देना चाहती थी दे चुकी हैं, इनके पास भी कौम को देने के लिए अब कुछ नहीं है, मासवा इसके कि हमारे खानदान को फिर इक्तदार में ले आओ, हमारे खानदान को दोबारा फिर मुसल्लत कर लो, इसके सिवा इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए जमात इस्लामी तो अपने एक पूरे इनकलाबी मंशूर के साथ मैदान में है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब तक की एनालिसिस ये है कि कौम हमारी बात सुन रही है, हमारी आवाज़ की तरफ मतवज्जे हो रही है, लोग रिस्पांस कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि एक जो जुल्म का एक शिकंजा है उसकी बुनियाद पे और जो सरमाए का खेल बना दिया गया पाकिस्तान को, यानी पहले दौलतें इकट्ठी करो और फिर इलेक्शन के दिनों में सारे इलेक्शन के उसूल्स को वायलेट करो और फिर 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके निकलो और उस दहशत के नतीजे में आम लोगों को मरऊब करो और फिर उन्हें अपने वोटर की तरफ अपना मजबूर बनाओ। ये तो एक सरासर जुल्म है। जमात इस्लामी इस जुल्म के मुकाबले में खड़ी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के इस जालिमाना निज़ाम को जमात इस्लामी बदलेगी। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन को आगे कर दिया जाए, मुख्तलिफ वजूहात दूसरे पार्टीज या दूसरे लोग भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ वजूहात बता रहे हैं कि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सर्द होगा या दहशत गर्दी का कोई ख़तरा है। तो क्या आप भी समझते हैं कि इलेक्शन को आगे कर दिया जाए या फिर आपको यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा? अच्छा देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये मुल्क एक आइन के ऊपर चलता है ना, इसका एक दस्तूर है, इसका एक आइन है, इसके रूल्स हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या इस मुल्क को उस दस्तूर से हटके किसी पार्टी के लीडर की ख्वाहिश पे चलाया जाएगा या चंद खानदानों की जो अजारादारी है उसकी बुनियाद पे चलाया जाएगा? नहीं, इस मुल्क को 73 के आइन के मुताबिक चलना है। बिल्कुल। और तमाम इदारों को, वो इदारे इस्टेब्लिशमेंट का हो, अदलिया का हो, ब्यूरोक्रेसी हो, आपकी मुकन्नना हो, तमाम इदारों को उसी आइन के अंदर दिए हुए हदूद के अंदर रहना होगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी क़तअन 8 फरवरी से आगे इलेक्शन को हम नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि आइन के मुताबिक चलना चाहिए, फ्रेश मैंडेट आए। अगर आपने आइन के साथ खिलवाड़ जारी रखा तो फिर आप आज इलेक्शन से आगे निकलेंगे और उसके बाद फिर आप किस किस चीज़ को आइन से दूर लेते चले जाएंगे। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब काबिल एहतराम हैं, उनकी राय हो सकती है, लेकिन जमात इस्लामी एक सवाल ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ या उस मिले बगैर या उसकी मर्जी के बगैर आप इलेक्शन जीत सकते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल ये कि इस्टेब्लिशमेंट का तो काम नहीं है कि वो हुकूमतें बनाए, लेकिन हमारे यहाँ तारीख यही मेरी बात सुन लेना। मेरा ख्याल अगर तारीख हमारी यही है तो उस तारीख का एक तबाहकुन मंजर भी तो हमारे सामने है। इसलिए जमात इस्लामी अपनी फौज को मजबूत देखना चाहती है, हम अपनी फौज को ताकतवर बनाना चाहते हैं, हम अपनी फौज के शहीदों से मोहब्बत करते हैं, हम मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत दिफा जरूरी समझते हैं और उस मजबूत फौज के लिए जरूरी है इलेक्शन में सियासत में उनकी मैं यही समझ रहा हूँ कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी पाक फौज जिसके साथ कौम की मोहब्बत है, अगर वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व होती चली जाएगी और वो इन मामलात के अंदर दखील होगी तो फिर लोगों की मोहब्बत कम होगी और मैं इसको पाकिस्तान के दिफा के लिए ठीक नहीं समझता। एक अहम सवाल कि अपने हलके के लिए आपकी क्या प्लानिंग है कि अपने हलके में आप किस तरह जो यहाँ के हालात हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं लोगों के, उसके हवाले से आपका क्या प्रोग्राम? जी देखिए, ये जो N124 है या लाहौर है पूरा, सच्ची बात यह है कि आप चंद बड़ी सड़कों को छोड़ दें। यानी मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमने ट्रेन दी है, हमने ये जो है वो यहाँ पे सहूलियात दी हैं, लेकिन अगर आप इन बड़ी सड़कों को छोड़ के जो ही नीचे आबादियों में उतरते हैं, N124 में भी बहुत से मैं तो हैरान हूँ, मतलब साफ पानी नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि यहाँ राना मुबशर इकबाल साहब नून लीग के हमारे ढेर हर जगह जीते रहे हैं, लेकिन आप नीचे जाएं, पीने का साफ पानी जो बुनियादी जरूरत है जी वो मुयस्सर नहीं है।
और ये एक साइलेंट किलर के तौर पे वो हमारी नई नस्ल, हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप नीचे उतरें तो गलियों के अंदर सीवरेज नहीं है जी, ऐसे बहुत मसले जी। अच्छा, फिर आप जब कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे अब तक बिजली भी नहीं है। कल मैं एक इलाके में गया हूँ, बिजली नहीं है, सोसाइटी मौजूद है ये गुलशन अहबाब के पीछे, वहाँ आज भी सुबह से बिजली नहीं है, बिजली अभी नहीं तक है। जनरेटर। अच्छा, इसी तरीके से लोगों के पास रोजगार नहीं है। अच्छा, अगली बात यह है कि रोजाना आप अखबार पढ़ें सुबह तो लाहौर जैसे शहर में जहाँ सेफ सिटी का बड़ा चर्चा था, 300 वारदातें, 350 वारदातें। इसका मतलब यह है कि शहरी तो गैर महफूज हैं। अच्छा, फिर यानी सबसे बड़ा जो जुल्म है ना जी, वो ये है कि ऊपर से फंड्स आते हैं, 100 रुपया ऊपर से आया, 30 रुपए नीचे पहुंचते हैं, 70 रुपए गायब हो जाते हैं। जमात इस्लामी इस कल्चर को बदलेगी। हम लोगों की अमानतें लोगों की मर्जी से लोगों के इलाकों में लगाएंगे। जमात इस्लामी इसके ऊपर पैरा दे। और ये जो महंगाई बेरोजगारी है, इसके हवाले से जी, आपका कोई एजेंडा है? जी, महंगाई बेरोजगारी जमात इस्लामी उसको ख़त्म करेगी और उसके लिए हमारे प्लान का हिस्सा है कि कम अज़ कम ओवरऑल भी महंगाई का खात्मा, 5 बुनियादी अशिया हैं जो हर आदमी के गरीब के इस्तेमाल की हैं, जिसमें जाहिर है कि उसमें आटा है, चीनी है, ऑयल है, चाय की पत्ती है, और इस तरह की जो 5-6 बुनियादी चीज़ें हैं, दालें हैं, हम उनकी कीमतें फौरी तौर पे नीचे लाएंगे ताकि गरीब आदमी जो है वो उसको फौरी तौर पे सहूलत मिले। बाकी ओवरऑल महंगाई के खात्मे के लिए जमात इस्लामी इनकलाबी इक़दामात उठाएगी। और अगली बात, उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम माफियाज का खात्मा करेंगे। असल में सारी महंगाई माफियाज के नतीजे में होती है, और ये माफियाज रहते कहाँ हैं? मैं मादरत से अर्ज करूँगा, ये माफियाज, ये इनकी पनाह गाहें अगर आप तलाश करेंगे तो नून लीग में, पनाह गाहें पीपल्स पार्टी में, और पनाह गाहें उससे पहले पीटीआई के अंदर भी पनाह गाहें इन्हीं की थी। यही तरीन शुगर मिलें उनकी हैं, और शुगर मिलों की शुगर की कीमत में इजाफा वही तय करते हैं। यही फ्लोर मिल्स वाले, यही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले, उन्होंने अम्ब्रेले लिए हुए हैं इन पार्टियों के, और कौम को लूट रहे हैं, और ये पार्टियां उनकी मुहाफिज बनी हुई है। जमात इस्लामी माफियाज के शिकंजे को तोड़ेगी। जी, आप कोई पैगाम देना चाहें हल्के के अवाम को? जी, मैं N124 की आवाम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप हमेशा वोट देते रहे हैं और वोट आपका हक है, लेकिन मैं वोट के बारे में बताना चाहता हूँ कि वोट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चंद पैसे लेके दे दी जाए, या वोट किसी बरादरी के भेंट चढ़ा दिया जाए। वोट एक अमानत है, वोट एक शहादत है, वोट एक गवाही है। आइए मेरे साथ वादा कीजिए कि ये इस अमानत को जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और ये वोट जमात इस्लामी और तराजू को देंगे। आप वोट जमात इस्लामी को दीजिए, हम आपको आपके साथ वादा करते हैं, आपको एक तरक्की याफ्ता, एक पुरअमन, एक खुशहाल पाकिस्तान हम आपको देंगे। ये जमात इस्लामी का वादा है और सिराजुल हक का वादा है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।